उनके केंद्र सरकार के पास हालांकि ये अधिकार है पेंडेमिक एक्ट के अंतर्गत, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत, कि वे नेशनल लॉकडाउन लागू कर सकते हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन जो है वो राज्य सरकारों को ही करना था। तो राज्य सरकारों को विश्वास में बिना लिए जो किया है उसके मुख्य कारण थे, जिसके कारण से पूरे देश में मजदूरों को, लोगों को दिक्कत और परेशानी हुई है। जो तैयारी हमको करनी चाहिए थी शायद हम लोग नहीं कर पाए, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा कि हालांकि इस बारे में राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को ही चेता दिया था कि इस बारे में विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैंने इस बारे में प्रयास किया कि एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मैं पूरा प्रयास करूं, और उस समय तो मैं राज्यसभा का मेंबर भी था, कि किस प्रकार से मैं एक निजी तौर पर लोगों की मदद कर सकता हूं। तो मैंने जो टीम बनाई उसमें एक टीम थी वो जो मजदूर हमारे पूरे प्रदेश के दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं उनसे संपर्क करने के लिए मैंने मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी जो भूपेश गुप्ता जी हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी। भोजन की व्यवस्था मैंने, हमारी जो टीम थी, इस बारे में मैंने माननीय कमलनाथ जी से चर्चा की, गोविंद गोयल जी से चर्चा की, हमारे कोषाध्यक्ष जी से, और भोजन के बारे में हम लोगों ने तय किया। साथ में ये भी तय किया कि कुछ ड्राई राशन देना चाहिए, कुछ पका भोजन देना चाहिए। मैं आभारी हूँ कमलनाथ जी का, उन्होंने इस बारे में पूरे प्रदेश में, और सोनिया जी ने तो आदेश दिया ही था कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस जनों को इस बारे में प्रयास करना चाहिए कि वे भोजन की व्यवस्था करें, लोगों को मदद करें। और उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो टीम बनाई थी उस टीम ने काफी अच्छा काम किया, और 5000 जरूरतमंद लोगों को हमने ड्राई राशन बांटा। और फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में 26 मार्च से 7 अप्रैल तक लगभग 2,20,000 भोजन पैकेट बंटे। 8 अप्रैल से 20 अप्रैल तक विभिन्न क्षेत्रों में हमने हमारे किचन चालू किए, जिनके माध्यम से 2,10,000 लोगों को तैयार पका हुआ भोजन के पैकेट बांटे। और 21 अप्रैल से 10 मई तक हमने इसको और व्यवस्थित करने के लिए जितेंद्र डागा जी, मैं उनका आभारी हूँ, भूतपूर्व विधायक जी का, उन्होंने अपने प्रांगण में मशीन भी लगाई जिससे कि और व्यवस्थित हम लोग कर पाए। और 10 मई तक 3,50,000 लोगों को हमने भोजन पैकेट बंटवाए। तो लगभग 7,80,000 पैकेट तैयार भोजन हम लोगों ने बंटवाए। इसके अलावा भी बहुत सारे कांग्रेस जन हैं, जिसमें कि पीसी शर्मा जी हैं, आरिफ वकील साहब हैं, आरिफ मसूद साहब हैं, साथ में मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव जी, उनका जो एक संगठन चलता है उसके माध्यम से उन्होंने राशन पहुंचाया, और कई स्वयं सेवकों ने राशन पहुंचाया। और इसी के साथ साथ लॉकडाउन के द्वारा बीमार लोगों को दवाइयां आदि व्यवस्था भी हम लोगों ने अपने तरीके से की। विभिन्न राज्यों से मजदूरों के हमारे पास जो फोन आ रहे थे, उनके मुख्यमंत्रियों से भी मैंने चर्चा की। भूपेश गुप्ता जी ने भी वहाँ के अधिकारियों से चर्चा की, और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला में हजारों लोग जो फंसे हुए थे, उनके ठहरने की, भोजन की, पानी की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था भी हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया, और मैं आभारी हूं कि उनकी व्यवस्था उन लोगों ने की थी। सभी लोग चाहते थे कि जल्दी जल्दी हम लोग घर पहुंच जाएं, लेकिन पूरे देश का लॉकडाउन था, इसलिए संभव नहीं था। मूवमेंट बिल्कुल रुके हुए थे। साथ में कोटा, पूना, बेंगलोर, हैदराबाद शहरों में पढ़ने वाले छात्रों की भी दिक्कत थी, उनसे भी हम लोगों का संपर्क हुआ। और साथ में रशिया में भी जो हमारे छात्र फंसे हुए थे, हमारे करई का एक नौजवान वहाँ पे पढ़ता था, खरगोन जिले के, उसका भी मेरे पास जानकारी मिली, और मैंने पत्र लिखकर विदेश मंत्री जी से अनुरोध किया, और मैं आभारी हूँ उनका, उन्होंने इस बारे में मुझे अवगत भी कराया और उसमें सहयोग भी किया। मैं इस मामले में हमारे मुख्यमंत्री जिन्होंने
इसमें पूरी तरह से सहयोग किया, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिसमें कि केरला के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं, अनेक महाराष्ट्र के सरकार, उन लोगों ने भी पूरा सहयोग इसमें किया और हमें उनके मजदूरों के बारे में उनकी व्यवस्था करने में प्रयास किया। इसी के साथ साथ कश्मीर के बहुत सारे छात्र यहाँ पर फंसे हुए थे, भोपाल में, मध्य प्रदेश में अनेक कॉलेजेस में पढ़ते थे, उनको भी हमने वहाँ पर वापस पहुँचाने के लिए, क्योंकि ईद आ गई थी इसलिए उनको वहाँ पहुँचाने के लिए हमने प्रयास किया, गृह मंत्री जी को फ़ोन लगाया और फिर उन्हें भी वापस वहाँ पहुँचने के लिए व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मदद से की गई। साथ में बार बार मेरे पास संपर्क लोग कर रहे थे, मेरे चुनाव क्षेत्र के लोग भी थे, जो कि कहते थे कि अगर आप हमको गाड़ी नहीं भेजे हम तो पैदल आ रहे हैं। खैर उनको हमने रोका और उनके बारे में गाड़ी की व्यवस्था भी वहां से करवाने की कोशिश की। राजस्थान की सरकार ने राजस्थान बॉर्डर तक तो, नीमच तक तो फिर छोड़ दिया था, उसके बाद नीमच में काफी लोग मजदूर अटके हुए थे, उन मजदूरों को भी वहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता, इसमें हमारे तरुण वहाँ का एक कार्यकर्ता है भारती, उन्होंने हमारा सहयोग किया, उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस पूरे कोरोना के समय में हमारा ये प्रयास रहा कि हम पूरे तरीके से मजदूरों की और गरीबों की मदद करें, जैसा कि कांग्रेस ने हमेशा किया है। और हम आभारी हैं सोनिया जी के, जो उन्होंने कि मजदूरों को वापस लाने के लिए जहां केंद्र सरकार किराया नहीं दे रही थी, उनको किराए की व्यवस्था भी कांग्रेस पार्टी से कराई, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मेरा ये मत रहा है कि इस देश को समझने के लिए और चलाने के लिए जब तक राज्यों को विश्वास में नहीं लिया जाएगा ये संभव नहीं है। अब जाकर जबकि अनलॉकिंग हो रहा है, तब केंद्र सरकार ने अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। मेरा ये निश्चित मत था और मैंने इस बारे में अनलॉकिंग के लिए एक एग्जिट प्लान भी 27 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री जी को भेज दिया था कि आप पूरे जिले को लॉकडाउन करने की आवश्यकता नहीं है। जहां 10 पेशेंट हैं उन थानों में आप लॉकडाउन कर लीजिए। जिस मोहल्ले में 5 से ज्यादा पेशेंट हैं उसको आप हॉटस्पॉट बना दीजिए। एक पेशेंट की वजह से या बिना पेशेंट के भी हमारे जिले पूरे लॉकडाउन में रहे, उसके व्यवस्था नहीं थी। इस बारे में एक बहुत अच्छी टिप्पणी मैं कहना चाहता हूं, जो एक बरखा दत्त के इंटरव्यू में महाराष्ट्र में खाना पकाने वाली बाई ने की थी। उन्होंने कहा, साहब देखिए, ये कोरोना आया तो हवाई जहाज से बड़े लोग लाए और पैदल हम गरीब लोग हो गए। ये मूल एक प्रश्न है कि जहां केंद्र सरकार ने जो नियंत्रण रखना चाहिए था विदेशों से आने वाले नागरिकों के साथ, का वो नहीं रख पाए, जिसकी वजह से कोरोना वायरस यहाँ पे हमारे देश में फैला। आप ताइवान को देख लीजिए, चाइना के बगल में है, उन्होंने जिस दिन केस के मालूम पड़ा उन्होंने लॉकडाउन, लोगों बाहर से आने वाले सारे उन्होंने हवाई जहाज रोक दिए, जिसकी वजह से वहाँ बड़ी आसानी से कंट्रोल हो गया। तो ये पूरा जो हिंदुस्तान में लॉकडाउन के पहले और बाद में भी जो विदेशों से लोग आए हैं, उनके कारण ही ये कोरोना वायरस आज हम लोगों के सामने संकट हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग अच्छी बात है, लेकिन एक छोटे छोटे घरों में और झुग्गी झोपड़ियों में एक एक कमरे में, 2-2 कमरे में 10-10, 15-15 लोग रह रहे हैं, वहाँ जो सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं है। इसलिए पहली बात तो ये थी कि इसमें हम लोगों ने थोड़ी देरी की और विदेशों से आने वाले लोगों का आगे यदि हम लोगों ने उनको क्वारंटीन कर दिया होता तो शायद ये हालात आज नहीं होते, जहां 5वें उसमें क्रम में पहुंच गए पूरे विश्व में। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री जी ने मुझसे सुझाव मांगे तो मैंने लगभग 25-26 पत्र उनको अलग अलग विषय पर भेजे। उन पर कितनी कार्रवाई की उसके बारे में तो जानकारी दूर छोड़ दीजिए, उनका एक्नॉलेजमेंट लेटर भी मेरे पास नहीं मिला। ये उनकी के बारे में इतना ही कहूँगा कि आप मेरे सुझाव को कितना अहमियत देते हैं वो अपनी बात है, लेकिन कम से कम एक्नॉलेजमेंट लेटर तो आप भेज देते। खैर
ये उनका विषय सुझारा, मैं नहीं कहना चाहता। इसी प्रकार से जैसे लॉकडाउन उठा, मेरा ये प्रयास रहा कि मैं किसानों के जो गेहूं और चना तुलने में दिक्कतें आ रही थी उसके बारे में जानने के लिए मैं बैरसिया गया, सीहोर गया, नसरुल्लागंज गया। वहां पर जो दिक्कतें परेशानी आई उसमें बात वही थी। भोपाल जिले में जहां 72 केंद्र कांग्रेस पार्टी की सरकार में हमने खोल दिए थे, उन्होंने समेट के 16 केंद्रों में कर दिया, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग तो हो ही नहीं पाई और दिक्कत काफी आई। शुक्ला जो साइलो है वहां मैं गया था, 3 तारीख को लगभग 2000 ट्रैक्टर खड़े हुए थे और इसलिए वहां पर दिक्कत आई। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने मुझे आश्वस्त किया था कि उन्हें 5 तारीख के बाद भी उनकी गेहूं तुलेगा और उन्होंने उसको निभाया भी। इसमें काफी दिक्कतें आई हैं। चने, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जहां भी मैं गया हर किसान ने एक ही बात कही कि साहब पिछले साल तुलाई में हमें कहीं दिक्कत नहीं हुई थी, चाहे गेहूं हो चाहे चना हो। एक दिन में हमारा गेहूं चना तुल जाता था और पेमेंट एक हफ्ते में आ जाता था। आज पेमेंट में भी बड़ी दिक्कत आ रही है। अब जब से चना तुलना शुरू हुआ है अभी तक उनके खातों में कोई 1 पैसे का पेमेंट उनके खातों में नहीं गया। इस बारे में सरकार को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये भी शिकायत मेरे पास आई है कि जहां सरकार ने 4 जून से मूंग खरीदने के लिए कहा था, आज भी मूंग खरीदने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। आज शासन के आदेश भी नहीं निकले हैं। इस साल चूंकि पानी खूब गिरा था और ट्यूबवेल में पानी काफी है, बहुत बड़े पैमाने पर भोपाल में, सीहोर में, रायसेन में, होशंगाबाद, नरसिंहपुर में बड़े पैमाने पर मूंग बोई गई है। वहां की खरीद भी अभी प्रारंभ नहीं हुई है, इसको प्रारंभ करना चाहिए। इसी प्रकार की शिकायत ये भी मिली है कि भोपाल जिले के कई गांव में फसल बीमा योजना का भुगतान भी नहीं हुआ है, वो भी होना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि मैंने पूरी जवाबदारी और जिम्मेदारी से भोपाल संसदीय क्षेत्र और मध्य प्रदेश के एक नागरिक होने के नाते जिस परिस्थिति में मैं हूं, उस परिस्थिति में पूरा प्रयास किया कि मैं हर तरह से इस बारे में सक्रिय रहते हुए जनता की दिक्कत और परेशानियों को दूर कर सकूं, ये मेरा प्रयास रहा है। अब मैं चाहूंगा कि अगर आपको इस बारे में कुछ कहना हो तो मैं अपनी बात कहने के लिए तत्पर हूं। धन्यवाद। हेलो जी, दिग्विजय सिंह जी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं विजय शुक्ला बोल रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे, आप बीच में, मेरी गुजारिश है, मैं आपका नाम लूंगा, आप तभी अपना जो ऑडियो है वो अनम्यूट करिएगा। आप निश्चिंत रहें, जब तक आपके प्रश्न पूरे नहीं होंगे मैं बैठूंगा आपके साथ, ठीक है? आपके साथ पूरे सवाल आपके सुनेंगे, वो आपका जवाब इत्मीनान से देंगे। मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूँ, सभी लोग म्यूट रहेंगे। दैनिक भास्कर से संजय दुबे जी हो तो वो अपना प्रश्न करें और अपने स्क्रीन से माइक को अनम्यूट करें। श्री संजय दुबे जी, दैनिक भास्कर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? संजय दुबे जी। अनिल श्रीवास्तव जी दैनिक भास्कर से हैं। अनिल जी अपना माइक अनम्यूट करिए। आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है, आप पूछें। मेरा प्रश्न ये था दिग्विजय सिंह जी से, ये सरकार बार बार ये दावे कर रही है कि हम 5 लाख मजदूरों को जो अन्य राज्यों में फंसे हुए थे उनको मध्य प्रदेश के उनके जिलों तक हमने पहुंचाया है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि कांग्रेस ने दावा भी किया है और काम भी किया है, इसमें कोई दो मत नहीं, कि उसने भी मजदूरों को लाने में अहम भूमिका निभाई है। बावजूद इसके कई मजदूर रस्तों में बेचारे पड़े दे गए। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि 5 लाख मजदूर ये कहां से लाए और कैसे लाए। इतना मैं जानता हूं कि बड़वानी में सेंधवा बॉर्डर पर 10,000 से 15,000 मजदूरों की भीड़ लगी हुई थी और ये व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था। और जब हम लोगों ने, मैं इस बात को जरूर मानूंगा कि जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आईसीटी केसरी जी हैं, वे तो हमारे फोन सुनते भी थे और उस पर कार्रवाई भी करते थे, लेकिन अनेक प्रमुख सचिव जिनको अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी गई थी, तो वो तो फोन ही नहीं उठाते थे। और यही शिकायत हेल्पलाइन की भी आती थी कि फोन ही कोई नहीं उठाता है। लेकिन फिर भी ये 5 लाख मजदूर कहाँ से लाए, कैसे लाए,
ये कितने, अब 5 लाख मजदूरों को लाने के लिए कितनी गाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी आप समझ सकते हैं। तो उतना हिसाब बता दें कि 10,000 बसें कहाँ से लाए वो, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग में तो एक बस में 30 ही सवारी ला सकते हैं। तो इतना बार बता दें कौन कौन से प्रांतों से कितने कितने मजदूर आए और कौन कौन से बस से आए, क्योंकि जिन बसों में बैठा के लाई सरकार बॉर्डर से, उनसे भी किराया वसूल किया गया है। क्या राज्य सरकार उनको भोजन की व्यवस्था नहीं करा सकती थी? क्या किराया नहीं दे सकती थी? किराया भी वसूल किया है। बस के ऊपर बैठोगे तो 200 रुपये और बस के अंदर बैठोगे तो 600 रुपये। ये सारी शिकायतें वीडियो पे आई, आप उसमें देख सकते हैं। धन्यवाद अनिल श्रीवास्तव जी। एबीपी न्यूज से श्री ब्रजेश राजपूत जी, आप अपना माइक अनम्यूट करें। ब्रजेश जी। सर नमस्कार, मैं ब्रजेश बोल रहा हूँ। नमस्कार ब्रजेश। सर आपने ये जो पीछे स्लोगन लगाया हुआ है, आपकी हिस्सेदारी मेरी जिम्मेदारी, क्या हम इसको अगले 2024 के लोकसभा चुनाव का आपका स्लोगन माने? आप भोपाल से लड़ेंगे? ये स्लोगन नहीं है, मेरे तो काम करने का तरीका यही है। आप देखेंगे कि मेरे वेबसाइट पर ये कि स्टेक होल्डर्स के साथ ही मिलकर मैं काम करता आया हूं। मैं चाहे मेरे बारे में कुछ भी लोगों ने कहा हो, लेकिन 10 साल के मुख्यमंत्री काल में मैंने जनमानस को साथ लेकर ही अपनी पूरी 10 साल के रूप में मुख्यमंत्री रूप में कहा है। मैंने हमेशा अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए लोगों को हिस्सेदारी सौंपी है। इसलिए ये कोई केवल खोखला स्लोगन नहीं है, ये मेरे काम करने का तरीका है, मेरा विश्वास है, मेरी विचारधारा है, जो कि महात्मा गांधी की रही है, कांग्रेस पार्टी की रही है। 2024 का चुनाव भोपाल से। ब्रजेश जी प्रश्न हो गया आपका? सर को बोले यस सर। जी हाँ भाई, 2019 के लोकसभा चुनाव में मेरे स्लोगन था ये, लेकिन मेरा काम करने का तरीका तो रहा है आपकी हिस्सेदारी मेरी जिम्मेदारी। आप खुद महसूस करते होंगे आपकी हिस्सेदारी, मैंने हमेशा उसको स्वागत किया है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश से श्री अनुराग श्रीवास्तव जी। अनुराग जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी सर, मेरा सवाल ये था कि कमलनाथ जी ने कहा था कि उनकी सरकार गिरी थी तो ये भरोसा दिलाया गया था कि विधायक उनके साथ हैं, कोई विधायक इधर उधर नहीं जाएगा, और उसमें आपका नाम भी सामने आया था कि आपने भी इस बात का भरोसा दिलाया था कि कोई विधायक कहीं नहीं जाएगा और सरकार बची रहेगी। मुझे 18 से यही उम्मीद थी, इस प्रश्न से मैं तैयार हूँ इस प्रश्न के लिए, और मैं इतना ही कहूंगा कि जो आप जिसका उल्लेख कर रहे हैं कमलनाथ जी उसका खंडन कर चुके हैं। आपको लगता है कि इस बात का भरोसा था कि विधायक कहीं नहीं जाएंगे, पाला नहीं बदलेंगे? मैंने आपको बता दिया कि इसका खंडन हो चुका है। आप इसको वापस अगर बात फिर से पूछना चाहते हैं, मैं फिर वही जवाब दूंगा। जी थैंक यू अनुराग जी। एएनआई से संदीप सिंह जी, एएनआई न्यूज नेटवर्क से संदीप सिंह जी, अपना माइक अनम्यूट करें। संदीप जी। जी कर लिया। नमस्कार सर। हेलो जी नमस्कार, बताएं सर। नमस्कार, संदीप सिंह बोल रहा हूँ एएनआई से। सर आपने सर किसानों की बात करी, किसानों की मुसीबत की बात करी, अनाज खराब हुए उसकी बात करी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि जो पिछली बार जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें किसानों का ही मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा लेकर कांग्रेस आई थी, जिसमें उसको कहीं ना कहीं जीत भी मिली थी, सरकार भी बनाई थी। लेकिन सरकार अब चली गई है, अब उपचुनाव है, वो भी तय करेंगे कि सरकार गिरा सकती है कांग्रेस की, नहीं गिरा सकती है, क्या रणनीति होगी? क्या किसानों का जो मुद्दा है इसको लेकर आप दोबारा उसमें जाएंगे, क्या कौन से नए मुद्दे रहेंगे उपचुनाव में, क्योंकि ये आगे की राजनीति मध्य प्रदेश की तय करने वाले हैं? ये सारे निर्णय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी श्री कमलनाथ जी लेंगे। हम उनके बताए हुए रास्ते पर और उनकी जो भी रणनीति होगी, स्ट्रैटेजी होगी, उसके अनुसार काम करेंगे। लेकिन सर आपको भी चाणक्य माना जाता है राजनीति का। आपको गलतफहमी है, कहाँ चाणक्य और कहाँ दिग्विजय सिंह, आपको बड़ी गलतफहमी है। नवभारत प्रेस से खिलावन चंद्राकर जी। खिलावन जी आवाज आ रही है आपको? हरिभूमि से श्री दिनेश निगम त्यागी जी। त्यागी जी आप अपना माइक अनम्यूट करिए। दैनिक सुबह सवेरे से अजय बोकिल जी। योगेश जी मैं रविंद्र बोल रहा हूँ, मेरा भी ले लेना रविंद्र जी आपका एक्सेप्ट कर लिया। दैनिक सुबह सवेरे से अजय बोकिल जी हैं।
रविंद्र खिलासिया बोल रहा हूँ, मेरा भी लेना भाई। सब लोग, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज अपने माइक म्यूट कर दीजिए। जैसे ही मैं आपका नाम लूंगा आप तभी अपना माइक अनम्यूट करिएगा। श्रीमती सुचांदना गुप्ता, टाइम्स ऑफ इंडिया से। सुचांदना जी हैं क्या? आप अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो जी। यस। हाँ, मैं अजय बुकी बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोले। दिव्य सिंह जी से मेरा सवाल इतना था कि राज्यसभा चुनाव को लेकर जैसे गुजरात में स्थिति बन रही है इस्तीफों की, क्या मध्य प्रदेश में ऐसे ही होने की कोई संभावना है? बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना धन इकट्ठा कर लिया है, इतना भ्रष्टाचारी धन इकट्ठा हो गया है कि वो तो बिल्कुल मंडी जैसे लगी हुई है खरीद फरोख्त की। इसलिए ये बात तो बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिनको जाना था वो गए, जिनको कुछ लेना था वो ले लिए। अब बाकी जो है हमारे, वो पूरे कठिन परीक्षा में पास हुए हैं। अब यह कम से कम मध्य प्रदेश में तो ऐसे हालात नहीं होने वाले। जी, थैंक यू। स्वराज एक्सप्रेस से श्री कौशल किशोर चतुर्वेदी जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कौशल जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्कार सर। हाँ कौशल जी बताइए। सर, ये अब मॉडल एक्ट ला रही है सरकार और निजी मंडियों की स्थापना करने जा रही है, जिसका विरोध भी हो रहा है और मंडी बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी काला दिवस मना चुके हैं और अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं। क्या आपका क्या मत है, क्या किस तरह देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी हर आपदा को अवसर में बदलने का बिल्कुल वे माहिर इस मामले में। जहां पूरा कोरोना वायरस से जूझ रहा है, जहां किसान परेशान है, उनका माल नहीं बिक पा रहा है, सब्जी फल आदि सड़ रही है, ऐसे समय में वे बिना विधानसभा लोकसभा से चर्चा कराए वे मंडी कानून में परिवर्तन कर रहे हैं। आखिर मंडी कानून किसानों की रक्षा के लिए है। उस कानून को वे ऑर्डिनेंस के माध्यम से बदलने का उन्होंने निर्णय लिया है। मैं इसका विरोध करता हूं, क्योंकि मंडी इसलिए जरूरी है ताकि किसानों का शोषण ना हो और व्यापारियों को एक जगह इकट्ठे होकर वे अपना बोली लगाएं और माल खरीदें। साथ में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन है वो मंडियों और हमारे तुलाई केंद्रों पर होना चाहिए। केवल 10 से 15% ही किसान की उपज मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खरीदी जा सकती है, बाकी सब बाजार में जाती है। तो ये बिल्कुल एक तरफा जो कानून में परिवर्तन किया गया है, ये किसान विरोधी है, हमाल विरोधी है, व्यापारी विरोधी है और किसानों का शोषण बढ़ाएगी और बड़ी बड़ी कृषि कंपनियां जो हैं उनके हित में है। और ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी का सोच केवल बड़े बड़े व्यापारी, बड़ी बड़ी कंपनियां, और यही एक कारण है कि कोरोना के संकट काल में, लॉकडाउन में हर देश में अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। धन्यवाद। राघवेंद्र सिंह जी जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। धन्यवाद योगेंद्र जी। जी नमस्कार दिव्य सिंह जी, मैं राघवेंद्र बोल रहा हूँ। दरअसल मैं स्वतंत्र पत्रकार के साथ साथ एक चैनल है IND24, उसमें ग्रुप एडिटर हूँ। जी जी। नया इंडिया अखबार है, उसमें कॉलम लिखता हूँ नाकाहू से बैर। जी जी। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि कांग्रेस में जो आज की परिस्थिति है, बहुत सारे सवालों पर बात हो चुकी है। जो जमीनी हकीकत है उसके लिए मैं नहीं कहता कि दिग्विजय सिंह जैसा कोई फील्ड मार्शल चाहिए, लेकिन जिस तरह से आपने 1993 की बात करें, 93 में जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे, उस तरह से जब आपने काम किया था ब्लॉक तक जाकर, विकासखंड स्तर तक जाकर, क्या आज की परिस्थितियां जितनी चुनौतीपूर्ण है, कांग्रेस को ऐसी लीडरशिप की जरूरत नहीं है जो आपकी नर्मदा यात्रा की तरह यात्रा करे और आपके 1993 वाले प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल की तरह कार्यकर्ताओं तक जाए? ये जो खालीपन है, ये शायद कांग्रेस की कमजोरी है। आप इसे कैसे देखते हैं? मैंने कभी फील्ड मार्शल का रोल अप्लाई नहीं किया, ना मैंने कभी फील्ड मार्शल का रोल कभी अपने हाथ में लिया। मैं तो जमीनी कार्यकर्ता, फुट सोल्जर हूँ कांग्रेस का और सदैव रहूंगा। जी नहीं,
कांग्रेस में कमी दिखती है, कांग्रेस में कमी है एक ऐसे जमीनी कार्यकर्ता की जो आपकी तरह जनता के बीच में जाए, कार्यकर्ता के बीच में जाए। मेरे ख्याल से वो कमी कांग्रेस की कमजोरी है। ऐसा नहीं है, कार्यकर्ताओं ना कमी है ना नेताओं की कमी है। अच्छा, एक सवाल और था, विशेष अधिकार चाह रहा था आपसे। जी मामले में, किसानों के मामले में बहुत आप क्रिकेटर हैं, एक मौका आपको और देते हैं। जी दरअसल बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों की हालत बड़ी खराब है जी। बारिश में 2 दिनों की बारिश में 7000 कुंटल से ऊपर किसानों का गेहूं पानी में भीग गया है। इसकी बहुत बड़ी रकम बर्बाद हुई है। आपको लगता है कि सरकारी स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर इसमें लापरवाही हुई है? और कहीं ना कहीं फिर मेरा फोकस है कि कांग्रेस को किसानों के साथ मैदान में उतरना चाहिए। जबकि केंद्र सरकार और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अवगत करा दिया था कि साइक्लोन जो वेस्ट कोस्ट पे आ रहा है उससे हमारे जिलों में हमारे जिले प्रभावित हो सकते हैं और पानी गिर सकता है। तो इसकी तैयारी जिस प्रकार से करना चाहिए केंद्र राज्य सरकार नहीं कर पाई, ये बात सही है। बात यही है कि जो अनाज जो गीला हो गया, भीज गया, चाहे गेहूं हो चाहे चना हो, इसका हर्जाना जो है, इसका नुकसान जो है किसानों पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनका पेमेंट में रोकना नहीं चाहिए। कई बार शिकायत ये आती है, किसान मुझसे कह रहे थे कि साहब हमारा अब ये पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार कह दी कि तुम्हारा अनाज जो खराब हो गया इसलिए नहीं पेमेंट होगा। इसलिए मैं मध्य प्रदेश सरकार से कहूंगा कि वे जवाबदारी सरकार की थी, आपके गोडाउन के मार्केटिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी की थी, मंडी सेक्रेटरी की थी, जो तुलवा रहे हैं उनकी थी कि वे इस बात का व्यवस्था रखते कि प्लास्टिक टारपोलिन से उसकी ढक लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। अभी मैं बुधनी क्षेत्र के उसमें गया था तो वहां पर बड़ी आसानी से टारपोलिन बिछाया जा सकता था, जो नहीं बिछ पाया, जिसकी वजह से काफी नुकसान चने का हुआ है और गेहूं का भी हुआ है। इस बारे में सरकार को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि ये निर्णय, ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई। धन्यवाद राघवेंद्र सिंह जी। सांध्य अग्निवाण से श्री रविंद्र जैन जी, आप अपना प्रश्न करें। रविंद्र जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। आपकी स्क्रीन पे लगा, आप में योगेन जी। जी हेलो जी प्रश्न करें। नमस्कार, मैं रविंद्र जैन बोल रहा हूँ। बोलो रविंद्र। मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछली बार आपने विधानसभा चुनाव में समन्वय की एक बड़ी जिम्मेदारी संभाली थी और संगत में पंगत का एक बहुत बड़ा प्रभाव चुनाव पर पड़ा था और काफी जो गुट थे सबको एक किया था आपने। उपचुनाव सिर पर है इस समय, आपकी भूमिका क्या होगी? और दूसरा, सिंधिया जी को लेकर आपने पिछले दिनों एक पोस्ट लिखी थी कि कांग्रेस को यदि किसी को बदला लेना है तो बाद में ले लीजिएगा, लेकिन इस समय किसी भी कीमत पे उनसे बदला लेना है जो गद्दारी करके गए हैं या कांग्रेस को जिताना है। इस समय मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी उपचुनाव में क्या भूमिका रहेगी? पहली बात तो यह है कि एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में राजीव गांधी जी लाए थे और इसमें यह प्रावधान था कि जो पार्टी छोड़कर जाएगा उससे 6 वर्ष तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है, इसका प्रतिबंध था। लेकिन बाद में क्या कारण रहा, कोर्ट के आदेश रहे या कानून में परिवर्तन किया गया, ये बिल्कुल गलत रहा है। जो भी व्यक्ति जनता के विश्वास जीत कर आता है, चाहे किसी पार्टी का हो, यदि वो इस्तीफा देता है तो ये बंदिश होनी चाहिए कि वो 6 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता, ना कोई पद ले सकता आपका पद। इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ में फिर से परिवर्तन होना चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं। अब बात यही है कि जो जिम्मेदारी मुझ पर डाली जाती है मैं उसको निर्वहन करता हूं। मुझसे 2003 से लेकर 2017 तक यही कहा गया था कि आप दूसरे प्रदेशों में काम करिए, मध्य प्रदेश में आप कम जाइए, तो मैंने उसका पालन किया। फिर उसके बाद मुझे जिम्मेदारी सौंपी माननीय राहुल गांधी जी ने कि मैं समन्वय समिति का मुझे अध्यक्ष बनाया गया। तो मैंने, हमारे महेश जोशी जी हैं, रामेश्वर नीखरा जी हैं, विनय दुबे जी हैं, सिंधिया जी के नरवरिया जी भी थे, जौहरी जी थे,
और सुनील सूद, ऐसे अनेक हमारे सीनियर जो कांग्रेस के लीडर्स थे, उनके साथ बैठकर हमने संगत में पंगत की, सारे हमारे कार्यकर्ताओं को जोड़ा, सबसे हमने कसम खिलवाई, भंडारा किया कि भाई हम टिकट किसी को मिले हम लोग एकजुट होकर जिताएंगे कांग्रेस को। और उसमें मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारी मात्रा में कांग्रेसजन इकट्ठे हुए, एकजुट होकर उन्होंने काम किया और हमें बहुमत मिला। केवल ग्वालियर चंबल संभाग में, हालांकि मैं खुद ग्वालियर संभाग के गुना जिले का वोटर रहा हूं, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिराज सिंधिया जी ने हमें कोई समय नहीं दिया आने के लिए, तो वो केवल जिला छोड़कर, वो जिले छोड़कर चंबल मध्य प्रदेश के जी तो हम सभी जगह गए और उसके नतीजे अच्छे आए। सारे कांग्रेस के जन ने इकट्ठे होकर काम किया और उपचुनाव में भी सब लोग एक हैं और हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये प्रश्न किसी कौन जीते कौन हारेगा नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि प्रजातंत्र जीतेगा कि प्रजातंत्र हारेगा। अगर प्रजातंत्र को जिताना है तो हमें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सोच समझ के उनके खिलाफ वोट देना चाहिए जिन्होंने पैसा लेकर गद्दारी की है। ऐसे सभी लोगों को हराना चाहिए, ये मेरा आपसे प्रार्थना है। और उनसे विशेष तौर पे जो भाजपा के हमारे कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं, उनके साथ जो कुठाराघात होने जा रहा और हो रहा है, उनको इस बारे में सोच लेना चाहिए। योगेन जी, गौरव चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। न्यूज 18 इंडिया से श्री मनोज शर्मा जी हैं। मनोज जी अपना माइक अनम्यूट करिए। मनोज शर्मा जी। योगेन जी, गौरव चतुर्वेदी जी 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 नमस्ते। मनोज शर्मा जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे 20 मार्च को जब आप निकल रहे थे पंडाल से सीएम हाउस से, तो मैंने एक सवाल पूछा था, आपने कहा था कभी बाद में जवाब दूंगा। आज सर देखिए, बहुत दिनों बाद आप प्रेस के सामने हैं। जी जी। जो एक मतलब कांग्रेस के गलियारों में अक्सर चर्चा होती है कि राजा महाराजा की लड़ाई में कांग्रेस पिस गई, आप क्या मानते हो सर? अरे सन 47 में राजा महाराजा खत्म हो गए, कहाँ की तुम बात कर रहे हो राजा महाराजा की। और मैं तो सिंधिया जी से कहता था कि कमलनाथ जी 76 साल के, मैं 73 साल का, अगला 20-25 साल तो राजनीति सिंधिया जी को ही करनी है, कहा थोड़ा सब्र करो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब्र कहाँ है, उनको तो मोदी जी के मंत्रिमंडल मंत्री बनना है, क्या किया जाए। थैंक यू मनोज जी। बंसल न्यूज से श्री शरद द्विवेदी जी। मैं राजेश शर्मा, इंडियन न्यूज से। शरद द्विवेदी जी। जी एनडीटीवी से अनुराग द्वारी जी। अनम्यूट करिए अनुराग जी। जी क्वेश्चन कर सकते हैं अनुराग जी। आप हेडफोन हटाना पड़ेगा अनुराग जी। मेरी आवाज आ रही है? अनुराग बोल रहा हूं। नमस्कार सर। हाँ सर, मेरे दो छोटे छोटे सवाल थे। पहला ये कि लॉकडाउन की अवधि में मध्य प्रदेश सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इन लोगों ने व्यापक पैमानों पर श्रम सुधार कानून लागू कर दिए हैं। और इस अवधि में जबकि श्रमिकों को सबसे ज्यादा समस्या है, ऐसे कानून लागू कर दिए गए हैं जो पूरी तरह से, एक तरह से उनको कम से कम अगर सरकारी नहीं हो तो बंधुआ बनाने की राजनीति चल रही है। पहली बात। दूसरा सवाल मेरा कांग्रेस से जुड़ा हुआ था कि गुजरात में भी हमने देखा कि बहुत सारा डिफेक्शन हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो गया है। तो अब जो उपचुनाव आ रहे हैं, क्योंकि पहले भी जो मंत्री बने, जो जिन लोगों को आप लोगों ने टिकट दिया, जनता ने उनको भरोसे से, विश्वास से वोट दिया कि वो कांग्रेस के लोग हैं। तो इस बात की गारंटी कैसे ली जाएगी कि अब जो चुनकर लाएंगे, अगर जनता उनको फिर से कांग्रेस जन के नाते वोट दे रही है, वो जाकर दूसरे की गोद में बैठ नहीं जाएंगे? आप लोग केंद्र में भी राजनीति करते हैं।